हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? माय साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर चल रहा था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं कार्बन रजिस्टर के बारे में, विद्युत शक्ति के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो यदि आपने मेरा ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सेल के बारे में। दोस्तों, सेल के बारे में आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ये आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं सेल की डेफिनेशन। तो दोस्तों, सेल क्या होता है कि वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में धारा के सतत प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक विभवांतर प्रदान करती है, सेल कहलाती है। यानी कि वह युक्ति जो विद्युत परिपथ में धारा के सतत प्रवाह को बनाए रखने के लिए आवश्यक विभवांतर प्रदान करती है। यानी कि कोई मेरा विद्युत परिपथ है, उसमें सेल का क्या वर्क होगा कि जो धारा का फ्लो है वो कंटिन्यू होता रहे, इसके लिए ये विभवांतर प्रदान करती है। यदि मैं सेल के लिए एक डायग्राम बनाऊं कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस है और इससे मैंने एक सेल जोड़ रखा है। ये जो पात्र है इसमें मेरा एक विलयन भरा होता है। ये मेरा प्रतिरोध R है। तो सेल में क्या होता है, सेल में दो छड़ें होती हैं या दो प्लेटें होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये एक रासायनिक विलयन में डूबी होती हैं जिसे हम वैद्युत अपघटय कहते हैं। ये है वैद्युत अपघटय। तो ये जो वैद्युत अपघटय है ये क्या करता है, वैद्युत अपघटय से जो आवेश है वो इन इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित होता है, जिसके कारण जो एक इलेक्ट्रोड है वो धनावेशित हो जाता है। यानी कि मैं मान लूँ कि ये मेरा इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जाता है और एक इलेक्ट्रोड मेरा ऋणावेशित हो जाता है। यानी कि इस पे विभव आ जाता है मेरा V पॉजिटिव और इस पे विभव V नेगेटिव। अब यदि मैं परिपथ में धारा प्रवाहित करूं तो दोस्त धारा कैसे प्रवाहित होगी, प्लस से माइनस की ओर। यानी कि इसमें धारा बह रही है I,
तो ये प्लस से माइनस की ओर बहेगी। और जो इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन जाएंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जाएंगे माइनस से प्लस की ओर, यानी कि जो धारा की दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होगी, यानी इलेक्ट्रॉन मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये है मेरा विद्युत सेल। इसमें जब भी धारा की ज़रूरत पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और इसमें सेल में क्या होता है कि ये रसायन होते हैं, तो इनकी जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। आप ये केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं विद्युत सेल के बारे में। तो इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स के लिहाज से कि एक इम्पोर्टेंट इसमें हमारे पास टर्म आती है, और आप यहाँ से ये ध्यान रख सकते हैं। ये तो एक विलेन और एक पात्र के रूप में मैंने दिखाया कि परिपथ में इसको मैं कैसे जोड़ूंगा। सेल को परिपथ में इसको मैं जोड़ता हूँ प्लस माइनस, यानी एक जो बड़ी पट्टी होती है वो धनावेशित होती है और छोटी पट्टी वो ऋणावेशित होती है। तो ऐसे इसको हम वैद्युत परिपथ में जोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आती है इसमें कि सेल का विद्युत वाहक बल। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि ये एक तरह का क्या होगा, बल होगा, लेकिन ये सेल का विद्युत वाहक बल है। ये एक बल न होकर एक क्या है, कार्य है। सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। तो ये ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव सेल, शॉर्टकट में ईएमएफ। तो ये क्या है, एक बल ने होके क्या है, एक कार्य। और इसमें कार्य कहां से कहां तक होगा कि जब मेरा परिपथ खुला है, यानी कि यदि मेरा कोई परिपथ है और उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो मेरा परिपथ कैसा होगा, खुला परिपथ होगा। तो खुले परिपथ में एकांक धनावेश को लूप के अनुदिश, कि ये एक लूप बन गई, लूप के अनुदिश एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। यदि मैं विद्युत वाहक बल को ई से रिप्रेजेंट करूं तो मैं कह सकता हूं ई बराबर होगा W अपॉन में Q, यानी कि यदि Q इक्वल टू क्या हो 1 कूलाम, यानी कि एकांक धनावेश को लूप के अनुदिश, ये जैसे ये कोई लूप है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, उसका विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इसका मात्रक क्या होता है विद्युत वाहक बल का, ये होता है वोल्ट। इसके बाद इसमें हमारी नेक्स्ट टर्म आती है, इंपॉर्टेंट टर्म ये भी, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है कि कोई बंद परिपथ है, इसको मिटा देता हूं मैं, विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर क्या होता है कि बंद परिपथ है, बंद परिपथ यानी कि उस परिपथ में धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो बंद परिपथ में
जो सेल है उसके सिरों पर उत्पन्न जो टर्मिनल वोल्टता होती है वो उसका विभवांतर कहलाती है। यानी कि सेल के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता, यानी कोई सेल है, इसके सिरों पर जो उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता है, ये कोई सेल है, इसके सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता क्या कहलाती है? उसका विभवांतर कहलाती है। और कब? जब मेरा परिपथ क्या हो? बंद हो। बंद परिपथ से यार तात्पर्य है कि उसमें धारा प्रवाह हो रहा है। अब यहां हमारे पास एक नई टर्म आ गई, टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है ये भी देख लेते हैं। ये जो विभवांतर होता है इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? V से व्यक्त करते हैं। और जो V का मान होता है जो सेल के विद्युतवाहक बल से क्या होता है? लेस देन होता है, यानी V इज लेस देन E। V फॉर विभवांतर एंड E फॉर सेल का विद्युतवाहक बल। तो टर्मिनल वोल्टता क्या होती है कि जब परिपथ से धारा ली जाए या फिर परिपथ में यदि सेल से धारा ली जाए या फिर सेल को धारा दी जाए, यानी कि सेल को मैं चार्ज करूं या फिर सेल को डिस्चार्ज करूं, तो इसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है वो सेल का टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। यानी कि जब सेल से धारा ली जाती है या सेल को धारा दी जाती है, सेल से धारा ली जाए या सेल को धारा दी जाए, तो इस कंडीशन में यानी कि जो टर्मिनल वोल्टता का हम मेजरमेंट करते हैं कि सेल से धारा ली जा रही है यानी कि बंद परिपथ, सेल से धारा नहीं ली जा रही है यानी कि खुला परिपथ, तो सेल के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता वो क्या कहलाती है? टर्मिनल वोल्टता। तो ये बात रही मेरी टर्मिनल वोल्टता की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और ये जो टर्मिनल वोल्टता होती है, इस टर्मिनल वोल्टता को भी हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात कि जो विभवांतर होता है उसी को हम बोल देते हैं टर्मिनल वोल्टता। यानी विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता क्या है? एक ही बात है, दोनों क्या है? सेम चीजें हैं, टर्मिनल वोल्टता और विभवांतर। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। डायग्राम से आप देख सकते हैं कि धारा बह रही है प्लस से माइनस की ओर, तो यो धारा इधर से चलेगी, इधर से यो आएगी और फिर इधर से इधर, यानी कि सेल के अंदर जो धारा है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि जब धारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित हो रही है तो दोस्तों इसमें क्या भरा है? वैद्युत अपघटय भरा है। तो ये वैद्युत अपघटय क्या करेगा? ये धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, और धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं।
अब ये सेल के अंदर है तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा कि सेल के अंदर धारा ऋणात्मक, ये मेरा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, यानी कि एक कैथोड है एक एनोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित हो रही है। लेकिन अब जो ये वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है इसमें ये क्या करता है कि जो वैद्युत अपघट्य है वो धारा के मार्ग में क्या करता है, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो इसे ही हम कहते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये मेरी बात रही सेल के आंतरिक प्रतिरोध की। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इसे हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। अब जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इसका मान देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। ये वैद्युत अपघट्य है, इसकी प्रकृति कैसी है, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पे। वैद्युत अपघट्य का ताप क्या है उस पर डिपेंड करता है। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या है इस बात पे डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रोड हैं, इनके बीच की दूरी क्या है इस बात पे डिपेंड करता है। और इन इलेक्ट्रोडों के जो वैद्युत अपघट्य में डूबा हुआ भाग है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो आप बता सकते हैं कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो किन बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट मैं लिख सकता हूँ यानी कि फर्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोड यानी कि वैद्युत अपघट्य वैद्युत अपघट्य के ताप, सेकेंड वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, फोर्थ है इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी, और लास्ट है मेरा इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग पर, यानी कि इलेक्ट्रोडों का वैद्युत अपघट्य में कितना भाग डूबा हुआ है। विद्युत अपघट्य में डूबे भाग पर। तो जो आंतरिक रेजिस्टेंस है सेल का वो इन 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सेल का विद्युत वाहक बल है और विभवांतर है इन दोनों में हम कैसे संबंध व्यक्त कर सकते हैं।
तो दो तरीके से हम इनमें संबंध व्यक्त करेंगे कि जो मेरा सेल है या तो मैं इसको धारा दूं या फिर इससे धारा लूं। यानी कि फर्स्ट केस मैं ले रहा हूं जब सेल से मैं धारा ले रहा हूं, यानी कि सेल मेरा क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। यानी फर्स्ट ले लेता हूं जब सेल निरावेशित हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले डायग्राम देखिए कि कोई सेल है, ये एक सेल है, ये प्लस हिस्सा, ये माइनस हिस्सा। अब जो सेल होता है उसका आंतरिक रेजिस्टेंस भी होता है, तो आंतरिक रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं इसका स्मॉल r। ये एक सेल है, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, और ये जो सेल है ये इसका प्लस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा है। इसका आंतरिक रेजिस्टेंस स्मॉल r। ये मेरा बिंदु मान लेता हूं मैं A, ये बिंदु मान लेता हूं B। ये कोई सेल है। अब यदि मैं इसको निरावेशित कर रहा हूं, यानी कि सेल से मैंने कोई भी चीज़ लगा दी है, कोई बल्ब लगा दिया है, कोई टॉर्च लगा दी है, इससे कुछ भी सर्किट लगा के मैं इससे क्या ले रहा हूँ, धारा ले रहा हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उस स्रोत का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ये इसका प्रतिरोध है R। तो धारा कैसे बहेगी, प्लस से माइनस की ओर, ऐसे I। और हमें पता है कि बाहर धारा प्लस से माइनस की ओर। तो जिस कंडीशन में सेल क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है, उस कंडीशन में जो बाहरी परिपथ है, डायग्राम में देख सकते हैं, बाहरी परिपथ में धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, जबकि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर धारा माइनस से प्लस की ओर बहती है। यानी कि सेल के अंदर, यानी बाहरी परिपथ में धारा प्लस से माइनस की ओर और आंतरिक परिपथ में धारा माइनस से प्लस की ओर। ये कंडीशन है जब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो अब मैं A और B के बीच में विभवांतर निकालूंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां एक बिंदु ले लेता हूं P। तो A व B के बीच में विभवांतर को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखिएगा, A व B के बीच विभवांतर। तो A व B के बीच में विभवांतर को क्या लिख सकता हूं, V बराबर क्या होगा, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, यानी कि VA माइनस का VB। तो VA कैसे निकाल सकता हूं मैं, इन दोनों बिंदुओं का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V इक्वल टू VA माइनस VP। ठीक है, प्लस P और B बिंदु के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, VP माइनस का VB। तो VA माइनस VP, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसके बराबर होगा, यानी कि E। ये आ गया मेरा E। अब P और B बिंदु है, इनके बीच में मेरा क्या है, प्रतिरोध है स्मॉल r। और हमें पता है कि इस प्रतिरोध में, यानी कि अंदर भाग में धारा बह रही है माइनस से प्लस की ओर। तो धारा के लिए माइनस से प्लस की ओर धारा बह रही है, तो इस दिशा में हम पोटेंशियल डिफरेंस की गणना करेंगे तो वो क्या आएगा, -IR, यानी कि माइनस का IR।
तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इक्वल टू ई माइनस आई आर, यानी कि इक्वेशन ले लेता हूं इसको 1। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यदि मैं ये मान लूं कि v इक्वल टू क्या होगा, यहां से v इक्वल टू क्या होगा, आई आर होगा। यानी कि जो समीकरण 1 है, इससे यदि मैं मान निकालना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई आर, यानी कि इसको इधर ट्रांसफ़र कर लूं और इस v को इधर, तो ये क्या आएगा, e माइनस का v। इक्वेशन मेरी आई 2। ठीक है, इक्वेशन मेरी 2 आ जाती है। अब आई आर इक्वल टू आ गया e माइनस वी। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो रेजिस्टेंस R का मान निकाल सकता हूँ। तो रेजिस्टेंस R बराबर क्या हो जाएगा, e माइनस वी अपॉन में आई। ये आ गया मेरा आंतरिक रेजिस्टेंस R के लिए मान। अब यहाँ लिख लेता हूँ सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो स्टूडेंटों, ये जो R का मान है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, R का मान दे दिया जाता है, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान दे दिया जाता है, और इन दोनों में से कोई सा एक मान दे दिया जाता है, और फिर वो या तो पूछ लेता है सेल का विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर। तो ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब ये इक्वेशन 2 आ गई। अब यदि मैं मान लूं कि जो ए और बी के बीच में धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, V इक्वल टू आई आर। तो यानी कि क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। अब मैं समीकरण 1 का यूज़ करूँ तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब यदि मैं आई वालों पदों को एक तरफ ले लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई। आई कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू ई। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि आई इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस आर। ये मेरे पास आई का मान आ गया। ये जो 3 फॉर्मूले आए मेरे पास, आंतरिक रेजिस्टेंस वाला, धारा के मान आई वाला, और V इक्वल टू ई माइनस आई आर वाला, तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिन्हें आप आसानी से इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं। तो जिस सेल की निरावेशित अवस्था में क्या होता है कि जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। यानी कि विभवांतर विद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं
सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब सेल मेरा चार्ज हो रहा है, यानी कि 2 जब सेल आवेशित हो रहा है। तो सेल को आवेशित करने के लिए मैं क्या करूंगा, यानी कि चार्जर प्लग मैं यहां लगा दूं, ये लगा दिया मैंने। अब देखिए इसमें क्या चेंज आ जाएगा, ये मैंने लगा दिया इसमें चार्जर प्लग प्लस ये माइनस, ये मैंने चार्जर प्लग लगा दिया यहाँ, ये हिस्सा मेरा प्लस ये माइनस चार्जर। तो अब धारा कैसे बहेगी, बाहरी परिपथ में प्लस से माइनस की ओर आई, और आंतरिक परिपथ में भी जो धारा बहेगी वो प्लस से माइनस की ओर बहेगी। यानी कि जो चार्जिंग अवस्था में क्या होगा, सेल के अंदर एवं बाहर धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो अगर धारा प्लस से माइनस की ओर बह रही है तो इस कंडीशन में क्या होगा कि विभवांतर का मान है वो सेल के विद्युतवाहक बल से अधिक हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं, ये मेरा बिंदु P है, ये A है, चार्जिंग अवस्था में, ये ध्यान रखने वाली बात है कि चार्जिंग अवस्था में सेल के बाहर एवं अंदर धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है। यानी कि बाहर भी प्लस से माइनस की ओर और सेल के अंदर भी प्लस से माइनस की ओर। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो विभवांतर से कम होता है। यानी कि जो सेल का विभवांतर है विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। तो वही हम ए और बी के बीच में विभवांतर की गणना कर लेते हैं। यानी कि ए व बी के बीच विभवांतर आसान है वही, यानी कि V इक्वल टू होगा VA माइनस का VB। अब यहाँ से A और B बिंदु के बीच में विभवांतर क्या होगा, ये होगा सेल का विद्युतवाहक बल के बराबर, यानी कि E। अब जो सेल के अंदर का भाग है यानी कि PB, इसके बीच में जो धारा कैसे बह रही है प्लस से माइनस की ओर, यानी कि धारा की दिशा धनात्मक। तो ये क्या आ जाएगा प्लस IR। तो इक्वेशन आ गई मेरे पास 1, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू E प्लस IR। और जो डिस्चार्जिंग अवस्था थी उसमें क्या आ रहा था, V इक्वल टू E माइनस IR। दोनों इंपॉर्टेंट केस है। अब यदि परिपथ में धारा नहीं बह रही है तो क्या होगा, इसी में मैं ले लूं, यदि परिपथ में धारा नहीं बह रही है। अब यदि परिपथ में धारा नहीं बह रही है इसका मतलब I इक्वल टू क्या हुआ 0। तो यदि मैं I इक्वल टू यहाँ 0 कर दूँ तो V इक्वल टू क्या हो गया, E हो गया। यानी कि जो विभवांतर है वो सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर हो गया। अर्थात मैं कह सकता हूं कि जो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो सेल के विद्युतवाहक बल के बराबर हो जाता है। किस कंडीशन में, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो और इससे परिपथ में धारा नहीं ली जा रही है। तो ये था सेल की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था के लिए रिलेशन। अब इससे रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं।
तो मैं एक न्यूमेरिकल देख लेता हूं कि कोई कार की शीशा संचायक बैटरी है, उसके लिए जो विद्युत वाहक बल का मान दिया है मेरे पास, कार की शीशा संचायक बैटरी है, उसके लिए विद्युत वाहक बल का मान दिया है मेरे पास 12 वोल्ट, और जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो है 0.4 ओम, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है 0.4 ओम। अब यदि इस परिपथ से अधिकतम धारा ली जा रही है, यानी कि इस कंडीशन में बैटरी के द्वारा ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा, उसका मेरे को गणना करनी है। तो दोस्तों धारा का मान क्या होता है, परिपथ से धारा ली जा रही है, यानी कि सेल क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। तो निरावेशित वाली कंडीशन में मैंने धारा का मान देखा था I = E अपॉन में R + R। ये मैंने देखा था जब सेल निरावेशित हो रहा है, यानी कि बैटरी मेरी क्या हो रही है, निरावेशित हो रही है, तो उसमें धारा का मान आता था I = E अपॉन में R + R। अब यदि धारा का मान अधिकतम हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो बाह्य प्रतिरोध है उसका मान क्या हो, 0 हो, यानी धारा की अधिकतम मान के लिए R क्या होना चाहिए, कैपिटल R, यानी कि बाह्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 0। वैसे बाह्य प्रतिरोध 0 नहीं हो सकता, लेकिन हमने क्या मान लिया, बाह्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस कंडीशन में धारा क्या हो जाएगी, I = E अपॉन में R, यानी कि 12 अपॉन में 0.4, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 अपॉन में 10, यानी कि 1/10, सॉरी 10 3, तो ये आ गया 30 एम्पीयर। यानी कि जब कार के शीशा संचायक बैटरी है 12 वोल्ट की, इसका आंतरिक रेजिस्टेंस है 0.4 ओम, तो धारा का अधिकतम मान कब प्राप्त होगा, जब इसका बाह्य प्रतिरोध क्या हो, 0 होगा। और कितना होगा, ये होगा 30 एम्पीयर। तो दोस्तों आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।